नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 12th केमिस्ट्री के लेसन नंबर 13 की टेस्ट पेपर की बात करेंगे। देखते हैं कौन सा प्रश्न है इंपॉर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, टिल्डेन अभिकर्मक है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, नाइट्रोसिल क्लोराइड या नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। तो इसका आंसर है बच्चों नाइट्रोसिल क्लोराइड जो होता है NOCl, उसी को ही टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक क्षारीय है। इसमें हमको क्षारकता की बात करनी है कि सबसे अधिक क्षारीय कौन सा होता है। तो इसमें जो है आंसर बी है इसका, द्वितीयक एमीन जो होता है वो सबसे अधिक क्षारीय होता है। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, सरसों के तेल जैसी गंध वाले यौगिक का सूत्र है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं RCN, RNC, RNCO और तीसरा है RNCS, यानी एल्किल आइसोथायोसाइनेट जो होता है उसमें सरसों जैसी गंध आती है। तो इसका आंसर है डी, एल्किल आइसोथायोसाइनेट। अगला प्रश्न बच्चों, एल्किल एमीन में नाइट्रोजन की संकरित अवस्था होती है। तो एमीन जो होते हैं वो भी sp3 संकरित अवस्था प्रदर्शित करते हैं अमोनिया की तरह। अगला प्रश्न है, C3H9N प्रदर्शित नहीं करता। ये चतुष्क लवण जो है वो प्रदर्शित नहीं करता, जबकि इसकी प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है चतुष्क लवण। अगला प्रश्न बच्चों, हिंसबर्ग अभिकर्मक है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनेमाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड। तो इसका आंसर बच्चों बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो होता है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है। अगला प्रश्न है, मेथेन एमीन टिल्डेन अभिकर्मक से क्रिया करके मुख्य उत्पाद देता है। इसमें कौन सा उत्पाद देगा? तो इसमें जो बनाता है बच्चों वो बनाता है मेथिल क्लोराइड बना देगा। टिल्डेन अभिकर्मक जो होता है इससे अभिक्रिया करके, अभिक्रिया इस तरह से होगी, जो मेथेन एमीन है ये CH3NH2 है अपने पास में, और जो अभिकर्मक है वो है NOCl। ठीक है, तो अपन NOCl को इस प्रकार से लिख देंगे, ये O है और ये Cl है, Cl क्लोराइड है। यहाँ N जो है ये अलग हो जाएगी N2 के रूप में, N2 अलग हो गई, H2O जो है ये भी अलग हो जाएगा और बच जाएगा CH3Cl। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों CH3Cl। अगला जो प्रश्न है, क्लोरोप्रीन पिक्रीन का सूत्र है। क्लोरोपिक्रीन का जो सूत्र है बच्चों वो होता है CnO2Cl3, यानी CCl3NO2 जो होता है ये क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, यूरिया ऑक्जेलिक अम्ल से क्रिया करके बनाता है। यूरिया जो है अगर हम उसकी अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से कराएं तो वो पैराबेनिक अम्ल बना देगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 3 डिग्री एमीन है, यानी तृतीयक एमीन कौन सा है? 3 डिग्री एमीन जो है इसका आंसर बच्चों A, CH3 का होल थ्राइस N, क्योंकि इसमें ये 3 डिग्री एमीन नहीं है क्योंकि कार्बन इसमें लगा हुआ है, इसलिए प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है, इसलिए आंसर A जो है ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चों 11वां, निम्नलिखित को उनकी क्षारकता के बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अपने यहाँ पर अमोनिया, एनिलीन, डाईएथिल एमीन और एथिल एमीन, ये 4 अपन को यौगिक दिए गए हैं। तो इसमें एनिलीन की क्षारकता सबसे कम है, अमोनिया की उससे अधिक, एथिल एमीन की उससे अधिक और डाईएथिल एमीन जो होता है उसकी क्षारकता सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, यूरिया एक क्षारक है तथा इसकी अम्लता का मान लिखिए। इसकी अम्लता जो होती है वो 5.5 से 7 के मध्य होती है। अगला प्रश्न है, गैसीय अवस्था में निम्नलिखित को उनकी क्षारकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर भी देखो अपन को एमीन दे रखी है, एथिल एमीन, डाईएथिल एमीन, ट्राईएथिल एमीन एंड मेथिल एमीन। तो इसमें देखो मेथिल एमीन जो होता है वो सबसे कम क्षारीय होता है, एथिल एमीन उससे अधिक होता है, डाईएथिल एमीन और अधिक, और ट्राईएथिल एमीन अधिक, क्योंकि इसमें पूछा है गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में जो होता है अपन को पता है इनका एमीन का क्रम जो होता है, प्राथमिक सबसे कम, द्वितीयक उससे अधिक, तृतीयक सबसे अधिक। तो इस प्रकार से तृतीयक एमीन जो होगा इसमें सबसे अधिक क्षारीय होगा। ये अपन को ध्यान रखना है कि वो जलीय प्रावस्था में आपसे पूछता है या गैसीय अवस्था में पूछ रहा है। तो गैसीय अवस्था में इनका क्रम वही रहेगा जो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक के हिसाब से होता है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 14,
निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। आपको यहाँ पर यौगिक दिए गए हैं, इनके IUPAC नाम लिखने हैं। तो देखें आप, इसमें नाइट्रोजन से 3 प्रतिस्थापित जुड़े हुए हैं, 2 पर CH3 है और एक C2H5 है। तो जो छोटे प्रतिस्थापी हैं उनके जो हम नाम लिखेंगे NN, क्योंकि N पर 2 बार है, डाई मैथिल क्योंकि 2 हैं, और एथेन एमीन, ये इसका नाम हो गया IUPAC नाम। अगला प्रश्न बच्चों, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। 2 यौगिक हैं, पहला ये है, इसका नाम हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन से 2 प्रतिस्थापी समूह मैथिल जुड़े हुए हैं, NN डाई मैथिल और बेंजीन एमीन, इस पूरे का नाम हो जाएगा बेंजीन एमीन। दूसरा यौगिक है बच्चों NH2CONH2, ये वैसे यूरिया का फॉर्मूला है। तो यूरिया का सूत्र में देखते हैं अपन, इसका क्या IUPAC नाम होगा। इसका IUPAC नेम जो है यहाँ दिया हुआ है बच्चों, ये है एमिनोमेथेनामाइड, यानी एक इसमें एमीन है और ये एमाइड ग्रुप है, एक कार्बन है, इसलिए मैथिल, यानी एमिनोमेथेनामाइड, इस पूरे का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 16, C4H11N अणु में मध्यावता को समझाइए। द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन मध्यावता प्रदर्शित करते हैं, अतः C4H11N के 3 मध्यावी रूप बनेंगे। देखो कौन कौन से बनते हैं अपन देखते हैं। पहला जो रूप है CH3, CH2, CH2, NH और CH3, ये बन गया पूरा एक यौगिक, N मैथिल प्रोपेन एमीन इसका नाम है। दूसरा क्या हो सकता है कि हम एक CH3 को और यहाँ पर लिया है, तो ये बन जाएगा CH3CH2 और CH2CH3, यानी नाइट्रोजन के दोनों तरफ एथिल समूह हो गए, N एथिल एथेन एमीन इसका नाम हो गया। तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि एक अपन इस तरह से जोड़ दें यौगिक को और नाइट्रोजन के एक तरफ मैथिल समूह हो गया, तो ये हो गया 2, यानी दूसरे कार्बन, यानी पहला, दूसरा और तीसरा हम अगर इसको कार्बन मान लें, तो दूसरे कार्बन पर क्या है N मैथिल, ये पूरा N मैथिल हो गया प्रोपेन एमीन, यानी N मैथिल प्रोपेन एमीन जो है इसका IUPAC नेम हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, जलीय विलयन में निम्नलिखित का क्रम, यानी क्षारीयता का क्रम, अब अपन को पूछा है, इसमें जलीय विलयन का पूछा गया है, इसको ध्यान रखें बच्चों। जलीय विलयन में अब जब पूछा है तो क्रम क्या हो जाएगा, ट्राई एथिलएमीन सबसे कम क्षारीय हो जाए, यानी इसकी क्षारीयता अमोनिया से भी कम हो जाती है, क्योंकि इस पर 3 बड़े बड़े C2H5 ग्रुप जुड़े हुए हैं। इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी एक त्रिविमीय बाधा उत्पन्न हो जाती है, जो उसकी क्षारीयता को कम कर देती है, यानी नाइट्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को त्यागने में बाधा उत्पन्न करती है और इनकी क्षारीयता को कम कर देते हैं। तो ये 3 ग्रुप होने के कारण इसकी क्षारीयता अमोनिया से भी कम हो जाती है। एथिलएमीन की क्षारीयता उससे अधिक और डाई एथिलएमीन की क्षारीयता सबसे अधिक होती है। तो इस क्रम का बच्चों ध्यान रखें एग्जाम में। अगला प्रश्न है, एनिलीन एल्किन एमीन से कम क्षारीय है क्यों, यानी एनिलीन जो है एल्किल एमीन से भी कम क्षारीय होता है क्यों। देखते हैं इसका क्या कारण है। इसका कारण है बच्चों, एनिलीन अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है, जिससे नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है, जिससे एनिलीन की क्षारीयता कम हो जाती है। जबकि एल्किन एमीन में एल्किल समूह के +I प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ जाता है और क्षारीयता बढ़ जाती है। अपन देखते हैं यहाँ पर एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं किस प्रकार हैं। देखें यहाँ पर सबसे पहले एनिलीन जो है वो अपने ऊपर उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं वो बेंजीन वलय में काम आ जाते हैं, और इसकी देखो निम्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो त्यागने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है एनिलीन में, इसलिए उसकी क्षारीयता कम हो जाती है। जबकि एल्किल एमीन जो है इसमें उल्टा इलेक्ट्रॉन एल्किल के +I प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बढ़ जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से त्यागे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो यहाँ जो अभिक्रिया है यौगिक A पूछा गया है, ब्रोमीन और KOH से इसकी अभिक्रिया कराई है, यौगिक B बनता है। B की जब क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें मैथिल कार्बिल एमीन बनता है। तो यहाँ हिंट मिल गया अपन को बच्चों कि मैथिल कार्बिल एमीन जब बन रहा है तो ये किससे बनेगा, और फिर उसकी अपन अगर देखें उल्टी अभिक्रिया को तो एक यौगिक A जो है
वो एथेनामाइड होता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया जब अपन ब्रोमीन और KOH से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, बी यानी एथेन एमीन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका यौगिक ए जो हो गया ये तो एथेनामाइड और यौगिक बी हो गया मेथेन एमीन। अगला प्रश्न देखते हैं, शाटन बोमान अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। शाटन बोमान अभिक्रिया जो है उसमें मेथेन एमीन यानी किसी भी एल्किल एमीन की अभिक्रिया जब बेंजोइल क्लोराइड से कराई जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, बेंजोइलीकरण हो जाता है और बेंजोइलीकरण होने से मैथिल बेंजेनामाइड बन जाता है। तो इसमें एन मैथिल बेंजेनामाइड बन रहा है बच्चों। पिरिडीन की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो ये यौगिक बनता है और HCl निकल जाती है। इस अभिक्रिया को शाटन बोमान अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो हाफमान मस्टर्ड ऑयल की अभिक्रिया के लिए देखो अपन मेथिल एमीन, यहाँ पर एथिल एमीन है, एथिल एमीन की अभिक्रिया अपन कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं, इसको गर्म करते हैं तो एक यौगिक बनता है डाईथायो कार्बनिक अम्ल का व्युत्पन्न। ये एक व्युत्पन्न हमें प्राप्त हो रहा है। इसकी अभिक्रिया जब HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ इसको जब गर्म करते हैं तो एक यौगिक बनता है एथिल आइसोथायोसाइनेट। ये एथिल आइसोथायोसाइनेट जो होता है इसी की सरसों के तेल जैसी इसमें गंध आती है और ये यौगिक जो होता है काफ़ी गंध युक्त होता है। इस अभिक्रिया को ही इसलिए हाफमान मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल जैसी गंध के कारण मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र तथा IUPAC नाम लिखिए। रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है और इसका IUPAC नाम एमिनो मेथेनामाइड होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कार्बोनिल क्लोराइड यानी फॉस्जीन की क्रिया द्रव NH3 से कराने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, रासायनिक समीकरण लिखें। तो देखते हैं अपन, यहाँ अभिक्रिया दिखाई गई है आपके सामने। कार्बोनिल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया यानी ये अमोनिया के 2 अणु से क्रिया कर रहा है, HCl इसमें अलग हो रहे हैं, हट जाएंगे और NH2 जो है वो कार्बन से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से यूरिया बन जाता है। यानी फॉस्जीन की अभिक्रिया जब द्रव अमोनिया से कराई जाती है तो यूरिया बन जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, यूरिया की अनुनादी संरचना लिखिए। देखें यहाँ पर यूरिया की अनुनादी संरचना दिखाई गई है। यूरिया का जो एक अणु है इस पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ये बंध बना लेते हैं, ये एक बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी 2 अनुनादी संरचनाएं यहाँ प्रदर्शित की गई हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 25, यूरिया से निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, रासायनिक समीकरण लिखिए। ऐसे क्वेश्चन बच्चों हमेशा आते हैं, हर साल बोर्ड में आते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इस बार भी एक प्रश्न जरूर आएगा। तो यूरिया से पैराबेनिक अम्ल पहले अपन प्राप्त करेंगे, फिर बारबिट्यूरिक अम्ल को प्राप्त करना देखेंगे। तो पहले देखते हैं पैराबेनिक अम्ल को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो देखते हैं, जब यूरिया की अभिक्रिया ऑक्जेलिक अम्ल से फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यानी POCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो एक विषम चक्रीय यौगिक ऑक्जेलिल यूरिया, जिसे पैराबेनिक अम्ल कहा जाता है, ये बन जाता है। देखते हैं, ये एक यूरिया का अणु है, ऑक्जेलिक एसिड है ये, इसमें H2O इस तरह से निकल जाएंगे और ये जो ग्रुप है इस पर जुड़ जाएगा यूरिया के NH पर। तो एक विषम चक्रीय यहाँ पर देखो एक यौगिक बन गया, इसका नाम है ऑक्जेलिल यूरिया या पैराबेनिक अम्ल, इस प्रकार बन जाता है। अगला है कि बारबिट्यूरिक अम्ल को कैसे प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जब यूरिया की अभिक्रिया POCl3 की मेलोनिक अम्ल से कराते हैं तो मेलोनिल यूरिया अथवा बारबिट्यूरिक अम्ल बनता है, जो क्या होता है, एक निद्राकारी औषधि के रूप में काम आता है। यहाँ भी देखो H2O के 2 अणु निकल जाएंगे और ये दोनों के दोनों कार्बन जो हैं ये NH ग्रुप से जुड़ जाते हैं और एक विषम चक्रीय यौगिक बन जाता है, जो बारबिट्यूरिक अम्ल या मेलोनिल यूरिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 26, यूरिया पर ताप के प्रभाव को समझाइए। यूरिया को जब 2 प्रकार से गर्म किया जाता है, एक तो धीमी गति से 155 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और दूसरा होता है तीव्र गति से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है दोनों ही अभिक्रियाओं में। पहले जब हम इसको धीमी गति से 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो यूरिया के 2 अणु परस्पर क्रिया करके बाईयूरेट एक श्वेत क्रिस्टल ये ठोस बनाता है। देखते हैं कि इसमें जब यूरिया के 2 अणु हैं, दोनों यूरिया हैं और ये NH3 को निकाल देंगे, निकालते हुए दोनों जुड़ जाते हैं, जिसको हम बाईयूरेट कह देते हैं। इस प्रकार एक यौगिक बाईयूरेट बन जाता है और इसी यूरिया को
जब हम तीव्र गति से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं बच्चों, ठीक है। तो यूरिया के एक अणु की अंतःक्रिया से सायनिक अम्ल बनता है पहले, जो त्रिलकीकरण यानी 3 अणु आपस में जुड़ करके सायन्यूरिक अम्ल में बदल जाते हैं। तो देखें पहले यूरिया जो है इसका एक पूरा एक ये अणु है, इस अणु में इस प्रकार से व्यवस्था हो जाती है 170 पर कि ये सायनिक अम्ल बन जाता है और NH3 इसमें से निकल जाता है। ये सायनिक अम्ल के जब 3 अणु जो हैं, जहाँ अपन देखते हैं पहला अणु, दूसरा अणु और तीसरा अणु, 3 अणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं, त्रिलकीकरण कर देते हैं, जुड़ जाते हैं। इसका एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बंद यहाँ बन जाता है, इसका एक बंद यहाँ बन रहा है और इसका एक बंद यहाँ, यानी सबके बीच में एक एक बंद बनने से ये इस प्रकार से एक पूरा चक्रीय यौगिक बन जाता है, जिसे सायन्यूरिक अम्ल कहते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्न रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण की पूर्ति करते हुए ए और बी को पहचानिए। अच्छी अभिक्रिया है बच्चों, देखते हैं यहाँ पर अभिक्रिया दिखाई गई है। ए की अभिक्रिया NaNO2 और HCl से कराई है 273 पर, यौगिक बन गया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में NaNO2 के जलीय विलयन से कराने पर एक यौगिक B बन जाता है और N2 और NaCl निकल जाते हैं। इस B की अभिक्रिया जब SN और HCl से कराई जाती है, इसका अपचयन कराया जाता है, तो एक यौगिक A हमें पुनः प्राप्त हो जाता है और जल के अणु निकल जाते हैं। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार से यौगिक बनते हैं। तो यौगिक A जो है वो होता है एनिलीन, यानी एलिनिन की अभिक्रिया जब हम कराते हैं NaNO2 और HCl से, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाता है। और इसे ही जब कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में और NaNO2 से क्रिया कराते हैं तो यौगिक B यानी नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रो, तो इस प्रकार यौगिक A एनिलीन और B नाइट्रोबेंजीन होता है, जो SnCl2 से वापस अभिक्रिया करके एनिलीन में अपचयित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 28वां, नाइट्रोबेंजीन के अपचयन को क्षारीय माध्यम में समझाइए। तो देखो इसमें क्षारीय माध्यम में अलग अलग हैं, एक तो ग्लूकोज और NaOH की उपस्थिति में अपचयन हो रहा है इसका, जिंक और NaOH एल्कोहलिक के हो रहा है, जिंक और NaOH जलीय माध्यम में इसका अपचयन हो रहा है। तो देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट, तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। पहली जो अभिक्रिया है उसमें जो हो रहा है वो है, देखो नाइट्रोबेंजीन के 2 अणु क्रिया कर रहे हैं और बना रहा है एजॉक्सी बेंजीन, इसमें बन जाता है पूरा की पूरा, ये ध्यान रखें बच्चों। दूसरा जो है उसमें भी नाइट्रोबेंजीन के 2 अणु काम कर रहे हैं और जिंक NaOH एल्कोहलिक माध्यम में एजोबेंजीन बना देते हैं। तीसरी जो अभिक्रिया है उसमें भी नाइट्रोबेंजीन के 2 अणु होते हैं, जिंक और NaOH के जलीय विलयन से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजोबेंजीन बन जाता है। तो तीनों में ही क्षारीय माध्यम है लेकिन अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, यूरिया से डाईमेथिलोल यूरिया कैसे प्राप्त करोगे। यूरिया का एक अणु अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु से क्रिया करके डाईमेथिलोल यूरिया बना देता है। तो देखते हैं यूरिया जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु से क्रिया करेगा और इसके CH2 ग्रुप जो है इस तरह से यूरिया के दोनों तरफ जुड़ जाते हैं और इसमें डाईमेथिलोल यूरिया बन जाता है। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन की आप तैयारी कीजिए, इनमें से बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर प्रश्न मिलेंगे। धन्यवाद।